हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम किरण पब्लिकेशन ज्ञानवेश प्लस बुक का वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपने माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से, और थोड़ा सा सपोर्ट करें और चीज़ों को समझें। और हमने इसमें नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारी सेकंड लास्ट क्लास है LCM HCF की, और जिसमें आज हम 25 सवाल करेंगे और अगली वीडियो में 25 सवाल बचेंगे हमारे लिए, तो हम उसको कंप्लीट कर देंगे। और ये टॉपिक भी हमारा कल आप लोगों तक पहुंच जाएगा और चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके, और उम्मीद करते हैं। और बाय द वे, नहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हो। और मैं फिर पहले भी बोल चुका हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है, ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं 2-3 तरीके से नहीं सॉल्व आउट करा रहा हूँ आपको। पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ों समझाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बिल्कुल एकदम शॉर्ट चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहुँच पा रहे होंगे मेरी बातों तक, और अगर मैं आपके दिल तक पहुंच पा रहा हूं तो थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ठीक है भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है। इसमें हम इस टाइप के दूसरे टाइप के हम इसमें से 8 सवाल कर चुके थे। आज हमारा 9वां सवाल है। इसमें से हम 9वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोन दूध है। यदि वह उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या कितनी हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। गाय का दूध है भैया 21, फिर दूसरी ब्रांड है टोंड वाली, वो है भाई मेरे 42, तीसरी ब्रांड है डबल टोन वाली, वो है भैया 63। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हमें इस तरीके से जब भी कोई भी सवाल मिलेगा तो हमें वहाँ पे हमेशा HCF फाइंड करना है। तो 21 इनमें सबसे छोटा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब हम HCF की बात करेंगे तो सबसे छोटे को देखेंगे, और जब हम LCM की बात करेंगे तो सबसे बड़े को देखेंगे। फिर उसके बाद अगर LCM होगा तो अगर ये HCF है इसका, तो इससे बड़ा नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या फिर इससे छोटा होगा। ये बात क्लियर हो पा रही होगी, हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 21 अगर इसका सवाल का उत्तर मतलब HCF है, तो HCF इसको डिवाइड करेंगे 21 दूनी वाले 21 33, मतलब कि यही इस सवाल का HCF। बात क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं कि अब हमें मतलब इसके अगर 21 इसका HCF है तो 21 जो पहले वाला दूध है उसके कितने डिब्बे भरे जाएंगे, 1। इस तरीके से इसके 21 के हिसाब से कितने डिब्बे भरे जाएंगे, 2, और इसके भी कितने डिब्बे भरे जाएंगे, 3। तो प्लस कितने डिब्बे हो गए भैया मेरे, 6। और यही सवाल का उत्तर। बात क्लियर हो पाई होगी, उम्मीद करते हैं। पहले इसका हमने HCF निकाला है, उसके बाद में हमने डिब्बों पता किए कि इस दूध में से कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं और दूसरे वाले में से कितने भरे जा सकते हैं, तीसरे वाले में से कितने। तो टोटल हमारे 6 डिब्बे भरे जाएंगे। ये इस सवाल का उत्तर। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगला सवाल ये कह रहा है, 3 कैंटरों में क्रमशः 403 लीटर, 334 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसके तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में पाया जा सके। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की मेरे भाई मेरे दोस्त समझने की कोशिश करेंगे। संख्या है हमारी 03, दूसरी है 434, 434, तीसरी है 465। तो अब हमें यहां पे ये पूछ रहा है कि उसकी अधिकतम कितनी मात्रा होनी चाहिए। मतलब जब अधिकतम की बात कर रहा हो, मैंने आपको बोल दिया है कि जब कभी भी अधिकतम की बात करेगा तो वहां पे क्या निकलेगा, HCF, मतलब कि मासा पा। तो मेरी एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, हमें बाई ऑप्शन, इस सवाल को हम सेकंड में कर लेंगे जी। हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं बाबू, तो वो ऑप्शन इस तरीके से होंगे कि ये जो ऑप्शन है हमारे, वो
इन सभी नंबर्स को, जो उत्तर आएगा हमारा जो ऑप्शन में से, इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं, पहली बात 31 है, दूसरा 62 है, तीसरा 41 है, चौथा 84 है। तो पहली बात तो जो 62 वाला नंबर है और जो 84 वाला नंबर है ये कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये एक सम संख्या है, ये एक विषम संख्या है। जब कभी सम संख्या का गुणा मैं किसी भी नंबर से करता हूं तो वहां पे हमेशा क्या बनता है? सम संख्या बनती है। इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे मेरी को। जब हम किसी भी सम संख्या का गुणा किसी भी नंबर से करते हैं तो वहां पे हमेशा सम बनता है, जबकि यहाँ की क्या है? विषम है, और यहाँ पे क्या है? विषम है। बात क्लियर? हाँ या ना? तो ये 62 वाला और 84 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर मैंने 41 वाला ऑप्शन, इसको 31 वाला ऑप्शन, इस बात को सेटल करने के लिए सोचा, तो 31 का डिवाइड इसमें 31 एक 31 कितने बचेंगे? 9 बचेंगे वहां। तो यहां हो जाएंगे 93। तो 90 31 3 93। तो ये भैया इसको 13 बार डिवाइड करेगा। और ये इसमें 33 31 जुड़ रहे हैं। 31 जुड़ने के बाद 3 में 31 जोड़ूंगा तभी तो 34 बनेंगे, मतलब कि 4 गुणा 31। और इसमें भी 31 जुड़ रहे हैं, मतलब कि 5 गुणा 31। तो इनमें सभी में कॉमन क्या मिल रहा है मुझे? 31। और यही सवाल का उत्तर है। बात खत्म। ये बात आपको मेरी समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। HCF निकालना है, और इसके बहुत सारे तरीके आपके दिमाग में हो सकते हैं, लेकिन मेरा वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। तो इस बात को आपको समझना है। बात क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ या ना? ठीक है भाई, अगला बात क्या कह रहा है? अगले सवाल पे आते हैं भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को भी। अगला सवाल क्या है? 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। वहां पे हमें पहले छोटी संख्या पूछ रहा था, अब यहां पे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? उनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 385, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1001। तो है, तो तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। पहले 385 के फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूं, देखिए 5 से करता हूं। 5 से अगर मैंने किया तो 77, फिर 7 से किया 11, और फिर यहां पे 11। मतलब कि ये लगातार में अभाज्य संख्या है, जैसा कि बोला गया है। ये 3 है। अब अगली में क्या करा है? 1001। अगर मैं इसको 11 से करता हूं डायरेक्टली, तो 11 9 99, कितने बचे? 1 बचेगा। 11 1 11। फिर इसको मैं करता हूं 7 से, 7 का मतलब 13 बार, और फिर इसको करता हूं 13 बार। तो इन सभी संख्याओं में कौन सी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है भैया? 13 बड़ी संख्या है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब आप मुझे कैसे पता चल गया मैंने इसको 7 से क्यों नहीं किया, मैंने इसको और भी संख्याओं से डिवाइड क्यों नहीं किया? मुझे पता है कि जब 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं योग का अंतर यदि 0 हो या फिर 11 का कोई भी गुणज हो, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अगली सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को भी। ये बात भाई थोड़े से कॉन्सेप्ट यूनिक हैं, थोड़े से तुम्हें समय देना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अगर ये चीज आपकी एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन इसके बाद में अगर समझ में नहीं आए तो फिर बोलना भाई। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को एक ही बार में क्लियर करने की। भाई जब नहीं भी चीज़ें समझ में आ रही तो आप मुझे बता सकते हो, फीडबैक देख सकते हो। अब ये कह रहा है 3 की पावर 333 है प्लस 1 है, और 3 की पावर 334 प्लस 1 है का महत्तम समावर्तक कितना? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। सॉरी, जब मैं 3 की पावर 1 करता हूं तो क्या मिलता है? 3 मिलता है। सॉरी, अगर मैं 3 की पावर 2 भी, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं सवाल को लिख देता हूं, यहां पे सवाल स्क्रीन पे आ रहा होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है मेरा। 3 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो भी 9। अगर मैं मान लो 3 की पावर 3 करता हूं तो 27। तो मेरा कहने का मतलब यह हो गया कि जब कभी भी मैं 3 के नंबर का कितनी भी पावर करूं तो कैसा नंबर मिलेगा मुझे? यह मिलेगा भाई विषम। मिलेगा या नहीं? जब ये विषम मिलेगा
और विषम में एक नंबर जोड़ने पर मुझे क्या मिलता है? अगर विषम में मैं एक जोड़ देता हूं तो क्या मिलेगा? सम मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं? हाँ या ना? ये बात आपकी क्लियर हो पा रही होगी कि जब मैं 3 का कितने भी बार कर लूं, क्योंकि एक बात आपको समझेंगे, जब कभी अभाज्य का मतलब कि विषम का, यहां पे विषम लिखेंगे, विषम गुणा विषम करता हूं तो बाबू मेरे विषम ही आएगा। बात क्लियर है? तो यहां पे कितनी भी बार मैं अगर इस 3 का मल्टीप्लाई करता जाऊं तो भी संख्या क्या मिलेगी मुझे? विषम। और विषम में मैं एक जोड़ूंगा तो संख्या क्या मिलेगी? सम। तो बात कहने का अर्थ मेरा ये हो गया, इसमें ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो और इच्छा, आप बोलोगे क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि 20 क्यों नहीं हो सकता? भाई एक बात मेरी समझने की कोशिश करेंगे, 20 क्यों नहीं हो सकता? मैं बता रहा हूं इस बात को। 20 इसलिए नहीं हो सकता भाई मेरे कि अगर मैंने इसमें एक जोड़ा तो ये 4 बनेंगे, अगर इसमें मैंने एक जोड़ा तो ये 10 बनेंगे, इसमें अगर मैंने एक जोड़ा तो ये 28, मतलब कि 20 वाली कोई भी सिचुएशन बन नहीं सकती है। और यहां पे मिल रहा है मुझे 2, मतलब कि मुझे कोई भी नंबर जो मिलेगा वो सम संख्या मिलेगी। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? क्या मिलेगा मुझे? वो सम संख्या मिलेगी। तो बाकी के 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते इसमें, जो आपको 3 की पावर में जो दे रखे हैं वो तो कभी नहीं होंगे क्योंकि +1 हो रहा है। तो वहां पे क्या मुझे एक सम संख्या मिलेगी। और क्या उत्तर हो गया इस सवाल का? 2 बात क्लियर, खत्म। ये बात आपकी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं, और चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई प्लीज थोड़ा सा आगे पहुंचाएं इस बात को। क्लियर है? हाँ या ना भाई? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, बहुत ध्यान से। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल यह कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है 2160 और उसका महत्तम समावर्तक इतना है, तदनुसार उन संख्याओं के जोड़े की संभावना कितनी? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया का जो भी सवाल आए, आपको योगफल दे रखा हो या फिर गुणनफल दे रखा हो या फिर उनका मासापा लासापा दे रखा हो, हमेशा ही आपको मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, हमेशा ही आपको HCF का डिवाइड करना है। बात क्लियर है? मैं अब क्या बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से समझेंगे मेरे शब्दों को। आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, चाहे वो लासापा हो, लासापा हो या फिर कोई गुणनफल हो, बात क्लियर हो भाई, या फिर योगफल हो, हमेशा ही ध्यान रखेंगे, हमेशा ही HCF का क्या करेंगे भाई मेरे? HCF का करेंगे भाग। बात क्लियर हो पा रही होगी उम्मीद करता हूं। तो सवाल पे आते हैं। मैं मान लेता हूं कि दो संख्याएं जिनका HCF 12 है, तो कौन सी संख्या, कोई भी मान लीजिए आप, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने x मान ली एक और दूसरी संख्या मान ली भाई, अब इनका HCF तो मुझे पता चल रहा है 1 आ रहा है, लेकिन वहां कितना आना चाहिए? 12। 12 कब आएगा? जब इन संख्याओं में मुझे 12 मिल रहा होगा। तो 12 यहां है, 12 यहां है, तो इनका ही गुणनफल कितना है भाई मेरे? इनका गुणनफल वहां दे रखा है हमें 2160। 2160, 12 से इसको काटो, 12 × 12 कितने बच गए? 9, 12 × 8 = 96, और 12 से ये कटेगा 15 बार। अब जो संख्याएं हमें मिली हैं उनका गुणनफल मुझे मिल गया 15। अब यहां से हमें जोड़े फाइंड करने हैं। मेरी बात की, ये मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है भाई दबे, आपको मेरी बात को ध्यान से समझना है। कैसे करेंगे सवाल को हम उत्तर कर लेंगे। चलो इनको लिखे रहने दो आज, ठीक है? तो अब बराबर में है, तो अब इससे मैंने इसको काटा 180 बार और इसको मैंने काट दिया इसको 15 बार। अब हमें ये जो 15 दे रखी, इसके ऐसे फैक्टर करने जिनका HCF क्या होना चाहिए? 1, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करने। और अभाज्य गुणनखंड करने का अर्थ ये हो गया कि जिनका HCF क्या होगा? 1 होगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो मैंने सोचा कि भाई 1 × 15 15 हो सकता है, जिनका HCF क्या होगा? 1 होगा, और गुणा करने पर तो मुझे 15 मिलना चाहिए और HCF उनका 1 होना चाहिए। ऐसी संख्या में सोचनी है। अब मिलेगी मुझे 3 × 5 मिल सकती है। तो अब अगर संख्या यहां से पूछ रहा होता तो हमेशा जो HCF है उसका हम कर देते मल्टीप्लाई दोनों ही नंबर्स में। बात की आगे भी इस तरीके का सवाल बनेगा, उसको हम करेंगे ध्यान से।
तो वहां पे कितने जोड़े, एक तो जोड़ा यहां पे होगा, जोड़े में कितने आइटम होते हैं, 2 होते हैं, तो एक जोड़ा यहां पे हो गया और एक जोड़ा यहां पे हो गया, तो कितने जोड़े हो गए यहां पे, 2। और यही सवाल का उत्तर है। ये बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। दोबारा समझेंगे, जब हमें एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम दे रखा हो या फिर गुणनफल दे रखा हो या फिर योगफल दे रखा हो, हमेशा ही हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। अगर गुणनफल दे रखा है तो हम 2 टाइम डिवाइड करेंगे, क्योंकि संख्या इस तरीके से बनेगी। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अगला, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि ए बी का महत्तम समावर्तक 12 हो, ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक हो, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12 से, तो ए बी के न्यूनतम मान क्रम से कितने होंगे? देखिए, ए बड़ा है, ये ऑप्शन से भी सवाल को हो रहा है, बी से, और बी बड़ा है 12 से। तो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12 से, तो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है इसमें? भैया कर रहा है 36 वाली। 36 हो गया, 36 और 24 जिनका HCF 12 आएगा, और ये इससे बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 936 बड़ा है 24 से। बात क्लियर होगी? बाय ऑप्शन की बात को आप सोच सकते हो, समझ गए होंगे मेरी बात को आप। अगला सवाल क्या कह रहा है, जिन सवालों पे हमें समय लेना होगा हम ऑलरेडी समय लेके चलते हैं, जिन सवालों पर हमें समय नहीं लेना है उन सवालों पर हम समय नहीं लेंगे। अगला सवाल, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेष बचते हैं? तो जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है और आपको पता है 11 पहले, फिर भैया 684 है भैया, फिर भैया 821 है, इससे भाग करने पर कितना शेष आ रहा है भाई मेरे? 3 शेष आ रहा है। इससे करने पर 4 और इससे करने पर आ रहा है बाबू मेरे 5। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, जो अब यहां पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, मैंने आपको उस दिन भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि जब ऐसी ए बी सी कोई भी 3 संख्याएं हैं और वहां पे हमें बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है। जब हमने पहली वीडियो हमने इसका इसका एलसीएम का हमने कॉन्सेप्ट समझे थे, तो उस दिन हमने पहली वीडियो में क्लियर कर दी थी चीजें। जब हमने यहाँ पे ए बी सी 3 संख्याएं दे रखी हो और उनमें से क्रमशः शेष बच रहा हो, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी हो, तो हमें पहले से ही उनमें से घटा देना होता है। अगर यहाँ समान शेष बच रहा होता तो हम एक दूसरे में से घटा देते, तब एचसीएफ निकालते। लेकिन यहाँ पे समान शेष नहीं बच रहा है, तो मींस ये हो गया कि यहाँ पे से ही हमें जो अलग अलग संख्या है उनमें से पहले घटा लेंगे। तो 11 में से 3 गए तो 8 बचेंगे, 84 में से 4 गए तो 80 बचेंगे, और 21 में से 5 गए तो 16 बचेंगे। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह हो गया भाई मेरे बंधु मेरे दोस्त, कि जो संख्या हमें दे रखी है इनका हमें निकालना है एचसीएफ। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां पे एचसीएफ दे रखा है लेकिन हमें निकालना नहीं है भाई मेरे। दुनिया का ऐसा कोई भी सिंगल सवाल नहीं होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आया हो और वो इस तरीके को फॉलो ना करे। क्योंकि आप एक चीज थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचें कि एक सवाल के 2 उत्तर कभी हो सकते हैं, एक सवाल के 2 उत्तर कभी नहीं हो सकते। एक सवाल के करने के कई तरीके हो सकते हैं लेकिन उत्तर 2 नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है नहीं? एक सवाल को करने के उत्तर तरीके कई हो सकते हैं लेकिन उत्तर क्या होगा? सिंगल ही होगा, चाहे वो कैसा भी तरीका हो, उत्तर समान आएगा। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया, जब सवाल के उत्तर 2 नहीं हो सकते तो कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया, तो चीजों को हम समझ लेंगे नहीं, हाँ है ना? सॉरी। अगली, अब देखिए, ये चारों ही संख्या मेरे हिसाब से 4 से डिवाइड हो रही है। बहुत ध्यान से समझेंगे एक बात। अब जो मैं बता रहा हूं, ऐसा हमें कोई भी नंबर देखना है ध्यान से कि इन चारों संख्याओं को मुझे पता है कि 4 से ही डिवाइड हो रही है। ये संख्या चारों ही, तो सॉरी तीनों ही, जब तीनों संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही हैं तो जो ऑप्शन हमें गिवन होगा वो डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगा। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, इसमें ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन गिवन है 254,
200 में लिख देता हूं इस बात को, आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा है भैया मेरा 146 और तीसरा है भैया मेरा तीसरा है 300 136 और भाई दूसरा है चौथा है 304। अब मेरी की छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें, ये नंबर तो 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो कैंसिल कर दो। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर किसी भी पुरुष व्यक्ति को ये इस चीज में डाउट हो कि 4 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, तो 4 से वो संख्या डिवाइड होंगी जिनका अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ है ना? ठीक है, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तो अब ये बताइए, ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 4 से हो रही है, लेकिन ये 3 से भी हो रही है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, ये संख्या 3 से भी हो रही है, तो ऊपर वाली संख्या भी तो 3 से डिवाइड होनी चाहिए सभी। जबकि ये कितने 8 और 14, तो ये तो 3 से हो नहीं रही। जब ये 3 से नहीं हो रही तो ये भी नहीं होगी। उत्तर क्या होगा? 136। बात खत्म। ये जो तरीका है मेरा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा है। आपने अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, पूरे गणित की बात कर रहा हूं मैं इस तरीके से ही इसको क्लियर करा दूंगा। जहां पे हमें पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम पेन का यूज नहीं करेंगे। जहां पे चीजों को मुझे समझाने के बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हम पेन नहीं उठाएंगे, तो चीजें इस तरीके से क्लियर की जाएंगी। बात क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ है ना? चीजों को सोचना है कि हमें कंडीशन किस वे में दे रखी है, आंसर हमें किस वे में करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से, लेकिन ये मेहमान जी तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। हमारे पास ये भी तो सेटिस्फाई, इसने बोला कि भाई मैं नहीं हो रहा 3 से, रुक जाओ अभी यहीं। बोला ठीक है भैया तू नहीं हो रहा तो छोड़ दे। जब तू 3 से नहीं हो रहा तो 4 से तो हो रहा है, जबकि ये 3 से हो रहा है। 2 और 4 6 होते हैं, 6 3 का गुणा 6। बात के लिए ये 3 से नहीं हो रहा है, ये हो गए 6 और 1 7 और 9 और 1 10। बात क्लियर हो पाई? तो इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है, इस तरीके से आपको चीजों को सवाल करना है। और इसका जब मैं HCF निकालूंगा तो 136 ही आएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है P बराबर हमें दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 5 और Q बराबर है 2 की पावर 5, 3, 7। इस तरीके से है, तो इनका P और Q का HCF निकालना है हमें। P की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर है यहां पे 10 और 5 है। फिर यही है भैया। अगला है Q बराबर है 2 की पावर 5, 3 और 7, 2 की पावर 5, 3 और 7। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश। जब HCF की अगर यहां पे बात कर रहा है, तो यहां पे आपको जब ऐसे सिचुएशन में कोई भी सवाल पे एग्जाम के अंदर आता है या कोई भी व्यक्ति आपसे ऐसे पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ सोचना है, ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है और ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी इस तरीके से सवाल बनते हैं तो बहुत ध्यान से समझिए। पहले तो ये चीज देखो कि दोनों में कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। यहां पे 2 की पावर है और यहां पे भी 2 की पावर है। फिर देखो कि कम किसकी पावर है, इसकी पावर है, तो इसको लिख दो 2 की पावर। फिर देखो कि भाई मुझे 3 मिल रहा है, 3 यहां पे और 3 यहां पे, लेकिन 3 किसकी कम पावर है? 3 की पावर 1 है, मतलब कि 3। और यहां पे 7 है, 5 है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों में ही कॉमन होना चाहिए, तभी ये संख्या इसको गुणा कर पाई, ये इसका समापवर्ती होगा। फिर बात क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ या ना? तो ये चीज आपकी समझ। अगर यहां पे एलसीएम की बात कर रहा होता, क्या एलसीएम की बात कर रहा होता, तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती, जैसे कि 2 की पावर 5 गुणा फिर 3 की पावर, फिर यहां पे सभी अंक लिखने होते, 3 की पावर 10, फिर 7, फिर 5, क्योंकि तभी ये इनके अंदर आ पाते। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे। जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो सभी हम नंबर ले लें और हाईएस्ट पावर लेनी है, और जब हम एचसीएफ की बात कर रहे होंगे तो सभी अंक नहीं लेने, कॉमन अंक लेने हैं।
और वहां पे लोअर पावर लेनी। बात क्लियर हो पाई होगी उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 और 18 से दोनों से विभाजित हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। 16 और 18 से विभाजित होनी चाहिए, दो अंकों की, जो कि 15 से छोटी हो, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए इनका जब मैं एचसीएफ निकालूंगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप मेरी को। जब मैं अब इसको बाई ऑप्शन भी आप इस सवाल को सोच सकते हैं। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो भैया मैं मान लेता हूं कि इनमें सबसे, नहीं एचसीएफ नहीं, यहां पे एलसीएम लिखेगा क्योंकि वहां पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जो कि इससे छोटी है, तो एलसीएम ही इन दोनों संख्याओं से विभाजित कर सकता है। बात क्लियर है? तो यहां पे मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनका मैं मान लेता हूं एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ी संख्या देखनी है, मैं मान लेता हूं यही इस सवाल का उत्तर है। अब इसके अंदर 2 आ गया होगा लेकिन 8 नहीं आया होगा, क्योंकि इसका 2 गुणा 8 होगा और इसका 2 गुणा 9, तो 2 तो यहां पे मैच करेगा लेकिन 8 नहीं किया। और 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144। अब ये बताइए मुझे, अब ऑप्शन जो दे रखे हैं हमें, क्या दे रखा है भैया, हमें दे रखा है 1440 और भी कई सब ऑप्शन है। तो अब या तो इसको भाग करेंगे तो भी पता चल जाएगा, लेकिन आपको यहां सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 1440 ही इस सवाल का उत्तर है, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आया है 144 के पीछे एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो भी ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आ रही है तो फिर इस तरीके से आपको समझना है। 1500 और 144, एक 144, यहां पे 660। अब यहां मुझे 60 मिल गया। अगर मैंने इनमें से 60 घटा दिया, 1500 बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर मैंने इसमें से 60 घटा दिया, यहां पे एक जीरो आ जाएगी। अगर मैंने इसमें से 60 घटा दिया तो कितने बचेंगे, 1440। यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ध्यान से समझेंगे। 2 अंकीय संख्याओं का गुणनफल इतना, ठीक है भैया। अब यहां पे देखो वो बिल्कुल डिट्टो पहला वाला जो सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। तो इस बात को ध्यान से समझेंगे, जो कि 13वां सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पे संख्याओं के जोड़े संभावित पूछे थे, यहां संख्याएं पूछी हैं, तो बिल्कुल वही कंडीशन बनेगी। तो मुझे 2160 में डिवाइड करना है 12 गुणा 12 से, तो ये होगा भैया मेरे 15, और 15 के फैक्टर होंगे 1 गुणा 15 और 3 गुणा 5, जिनका एचसीएफ क्या है, यहां से एचसीएफ है 1, और इसका भी एचसीएफ क्या है, यहां से 1 है। तो अब संख्या पूछ रहा है, तो संख्या यहां पे भी गुणा कर दीजिए 12 का, यहां पे भी 12 36 और 12 पंजे 60। तो संख्या मुझे यहां पे दिखाई दे रही है 36,60, ये जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हारे का ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। यहां पे ये भी संख्याएं हो सकती हैं 12 और 180, बट वहां पे ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, देन आंसर इज राइट 36 एंड 60। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा, हम ऑलरेडी पहले भी इस सवाल को कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल क्या करे, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। एक विद्यालय में 391 लड़के और 223 लड़कियां हैं, को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया जाता है, जिससे लड़कों की प्रत्येक संख्या कक्षा की लड़कियों की प्रत्येक संख्या के बराबर है। कक्षाओं की संख्या कितनी है? तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। 391 और 323, 391 और 323, जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये होंगे 23 गुणा 17, और जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये होंगे 19 गुणा 17। अब ये इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई मेरे, 17, और यही सवाल का उत्तर है। चाहो तो इसका आप डिवाइड करके देख लेना, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन अगर तुमने इसके फैक्टर सोच लिए तो इसका इस तरीके से हम कर देंगे। बात क्लियर है, हाँ या ना? अगला सवाल। बाकी इस बात को आप ऑप्शन से देख सकते हो कि कौन सी संख्या दोनों संख्याओं को सेटिस्फाइड कर रही है। जैसे कि यहाँ पे
जो मैंने इसको जब सॉल्व आउट किया था इसको, तो मैंने इन संख्याओं के ऑप्शन के रिगार्डिंग मैंने सोचा था इन संख्याओं को डिवाइड करके, ठीक है। तो 70 एक ऐसा नंबर था जो कि दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा था, एक को 23 बार, एक को 19 बार। तो मैंने इसलिए वहां पे आपको फैक्टर करके बता दिया कि इस तरीके से आपने करने हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि अगर आपको ऑप्शन के हिसाब से उसमें भाग करना है, भाग करके पता चल जाएगा कि चीजें क्या करें। अगला सवाल क्या कहता है, 44 तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि एक समसंख्या है, समसंख्या के डिवाइड कभी भी विषम संख्या बनी नहीं सकता है। अगला सवाल इस टाइप का लास्ट सवाल है, 1.5 लीटर और 1.2 लीटर नहीं मीटर सॉरी 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब भी ऐसा सवाल कोई भी बनता है, आपको जब पता चल रहा है अधिकतम की बात कर रहे हो तो HCF ही निकलेगा। तो पॉइंट हटाओ और जीरो बढ़ाओ, नीचे पॉइंट हटाओ और जीरो बढ़ाओ, इन दो अब ये भिन्न बन गए और भिन्नों का HCF निकालते हैं तो हर का LCM निकालते हैं और अंश का HCF निकालते हैं। तो अंश का HCF कितना हो गया, 3 आएगा और नीचे हर का कितना हो गया भैया LCM 10 आ गया। तो पॉइंट कितने अंक बाद लग जाएगा 0.3 और यही सवाल का HCF है और यही सवाल का उत्तर है 0.3। इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाई हुई उम्मीद करता हूं। इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हो, इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होगा अगर आपने ऐसे सोचा है तो। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगली बात क्या कह रहा भाई, अगला ये टाइप यहीं पे क्लोज होता है, यहां से अगला टाइप स्टार्ट होता है। टाइप नंबर 3 है जो कि पहला सवाल है, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, टाइप नंबर 3 लिखा हुआ। यहां से टाइप नंबर 3 LCM HCF का स्टार्ट होता है। ध्यान से समझ लेंगे इस बात को। अगला, दो संख्याओं का लासापा हमें दे रखा है तथा उनका मासापा हमें दे रखा है। तो उनमें से एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या। मैंने आपको कल और उस दिन पहली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लासापा गुणा मासापा इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो भैया मेरे हमें दे रखा है यहां पे लासापा और मासापा दे रखे हैं। लासापा है हमारा 225, मासापा है हमारा 5 और एक संख्या है हमारी 25 और दूसरी संख्या में मान लीजिए x और जो कि हमें फाइंड करनी है। 25 से इसको काटूंगा 9 बार, 9 पंजे 45, उत्तर आ गया भैया x बराबर 45। यही सवाल का उत्तर है। हमने फॉर्मूला आपको लिख दिया, ये फॉर्मूला आप लिख लें क्योंकि आगे आने वाले सभी सवाल इसी पर आधारित हैं। बात क्लियर हो जाएगी, तब तक ये टाइप खत्म होगा मैं उम्मीद करता हूं। और आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते समय जब कभी भी तुम्हें सूत्र फॉर्मूलाज का अगर तुम्हें यूज करना है तो उसको बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, जब तक लिखना है जब तक वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए सेव ना हो जाए। क्योंकि जब तक तुम बार बार चीजों को पढ़ोगे, जब तक तुम बार बार चीजों को सीखने की कोशिश करोगे, वो ऑलरेडी तुम्हारे मेमोरी में इस तरीके से सेव हो जाएगी, वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकती है। ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए पढ़ने की। आगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। दो संख्याओं का लासापा हमें दे रखा है और उनका मासापा हमें दे रखा है। एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या वहां पे पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का लासापा है भैया 1020 और 1820 और उनमें से एक लासापा है हमारा 26, मासापा है 26 और एक संख्या है 123, दूसरी संख्या मान लो 130 है तो दूसरी संख्या x मान लो। इस जीरो से इस जीरो को खत्म करो, इससे इसको दो बार, दो का गुणा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 2 एक 2 एक 3, 364। इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः इतने हैं, यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल इतना आता है। मान लो कि पहली संख्या x है, उसको 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आया 44। तो संख्या क्या हो सकती है भैया 44 दूनी 88। तो पहली संख्या हमने निकाल दी, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो उनमें से लासापा और मासापा का क्रम से कितना दे रखा है भाई मेरे 44 गुणा 264, 44 गुणा 264 हमें दे रखा है और एक संख्या हमारी है 88 गुणा x। इसको ये काटेगा 2 बार, 2 को ये काटेगा 132 बार और 132 बार इसने काट दिया। तो यही सवाल का
उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं तो ये बात समझ में आ रही होंगी, क्योंकि पहले हमें बोला है कि पहले उसका हमें महासापा एक संख्या है, उससे अगर 2 से भाग किया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो वहां से हमने संख्या फाइंड कर दी, दूसरी संख्या निकाल दी। कोई विशेष बात नहीं थी इन सवालों में, तो हम ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, बहुत ध्यान से अगला सवाल को देखेंगे। 2 संख्याएं हैं, 12,906 है, एक 14,818 है, का महासापा इतना है, तो लासापा कितना होगा? दोनों संख्याओं का भैया कर दो मल्टीप्लाई, 14,818, उनमें से भैया महासापा कितनों दे रखे हो? महासापा दे रखे हो भैया 478। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। ये इसको 27 बार डिवाइड करेगा भाई मेरे, 478 इसको 27 बार डिवाइड करेगा। आप इसका डिवाइड करके देख लेना, 27 बार अगर इसने इसको डिवाइड किया है तो मेरी एक बात को ध्यान से समझेंगे, जब इसने 27 बार इसको डिवाइड कर दिया तो अब उत्तर क्या होगा? आपको इसका अगर 27 का गुणा किया तो बहुत देर हो जाएगी आपको, तो 8 का गुणा आप 7 से करेंगे तो 8 7 56, यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा मुझे? 6, और यूनिट डिजिट में किसमें ऑप्शन नंबर 6 दे रखा है? पहले में, मतलब कि 40 400 और 40 4,86,000 सवाल का उत्तर हो गया। जब इनका हम गुणा करेंगे तो इतना ही मिलेगा ये सवाल का उत्तर। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी भाई। ये जो चीजें हैं थोड़ी सी फास्ट आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई मेरे, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन का सारा खेल है। अगर कैलकुलेशन आपने पकड़ ली है तो बहुत आसानी से सारी चीजों को आप लोग सीख जाओगे। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल पर आते हैं भाई मेरे। अगला सवाल, हमें ये जो व्यंजक दे रखे हैं कुछ, 2 व्यंजकों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः इतना और इतना है, और उनमें से एक व्यंजक कितना है तो दूसरा व्यंजक कितना होगा? हमने पहले ही पढ़ लिया है, लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमें बार बार मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखनी है वो चीजें। पहले उनका क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8, इनका क्या है भाई? लासापा है। और मासा, अभी लासापा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी है इसमें x प्लस 1 और एक और x प्लस 1 है, ये जो कि मासापा है। उनका हमने गुणनफल कर दिया है भाई मेरे। अब उनमें से एक व्यंजक हमें गिवन है तो हमें दूसरा व्यंजक फाइंड करना है। जब दूसरा व्यंजक फाइंड करना है, पहला व्यंजक हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 है। मैं मान लेता हूं जो दूसरा व्यंजक है वो मान लो आप बाई अपनी तरफ से, ठीक है? इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए इसके जब मैं फैक्टर करूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे, तो 2 एकन 2 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 2। अगर यहां से मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस का, यहां पे x आएगा, x प्लस का 2। अब इन जब फैक्टर हमने कर दिए तो इन दोनों में से एक लिखना होता है हमें, तो x प्लस का 2 एक बार लिख लिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया तो x प्लस का 1 इज इक्वल इनटू बाई की वैल्यू। ऐसे ही जब मैं इसको करूंगा तो बात ध्यान से समझेंगे। इसका हो गया 8 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8, बहुत ध्यान से। और ये हमें अभी गिवन है, ये चीज अभी हम ऐसे ही लिखेंगे बराबर में। अब जब मैं इसको करूंगा तो x यहां से कॉमन लिया तो x प्लस का 4 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन लिया तो x प्लस का यहां पे भी 4 बचेगा, x प्लस 1। ये फास्ट लिखना है बहुत, अगर आप, क्योंकि इसको किए बिना हम सवाल का उत्तर नहीं कर सकते माय डियर। अगर आपने इसको ही करने में थोड़ा सा समय वेस्ट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल करो, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल करो, तो यहां बचा x प्लस का 4 और x प्लस का 1, तो x स्क्वायर हो गया, x प्लस x का x स्क्वायर हो गया प्लस 1, फिर 4x प्लस का 4, तो 4x और 1x 5x, x स्क्वायर प्लस का 5x इज प्लस का 4 बराबर का हमारा 22, यहां पे भी बराबर का 22। तो यही इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं।
जब ये बात आपकी समझ में आ गई तो मेरी एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी मैं कॉन्सेप्ट बनाने की इसमें सवाल में कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जो दो ऑप्शन दे रखे हैं जो कि माइनस में दे रखे हैं, 5 वाला माइनस का है, एक दूसरा वाला और चौथा वाला माइनस में, तो माइनस में कभी उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि सभी संख्याएं किसकी हैं, प्लस की। बात क्लियर है, क्योंकि सभी संख्याओं को जब हमें फैक्टर करने पर प्लस प्लस प्राप्त हो रहा है तो कभी माइनस में उत्तर नहीं आएगा। तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो इस बात को कि दो ऑप्शन अपना मतलब 50% क्वेश्चन आपके फेवर में हो गया है। 50% अगर आपको करना है तो इस तरीके से होगा, बाय द वे और कोई तरीका नहीं है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको बहुत फास्ट आनी चाहिए। मैं एक बात, दो संख्याओं का मासापा 15 तथा लासापा 300, एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या, तो अभी हम करते ही आ रहे हैं 15, 100, 300, एक संख्या 60 है दूसरी संख्या x है, तो इससे ये कटेगी भैया 5 बार 15 75, तो x की जो वैल्यू आ गई वो ये फास्ट आना चाहिए भाई आपसे, भाई फास्ट आना चाहिए। यही सवाल का उत्तर हो गया भाई मेरे, क्योंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू आंसर। अब ये इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग मेरी को करेंगे भाई ध्यान से। यदि दो पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y है हो तो x उसका महत्तम समावर्तक है, तो उन दोनों संख्याओं का लासापा कितना होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे भाई मेरे, कि अब मुझे दो संख्याओं का अनुपात मुझे वहां पे दे रखा है बहुत ध्यान से, और मैंने अब यहां पे हमें HCF दे रखा है। क्या दे रखा है? HCF जो है वो क्या है हमारा Z है। अब एक बात बताओ, ये Z कब HCF हो सकता है? मेरा ये जो Z है वो कब HCF हो सकता है? ये तब HCF हो सकता है जब इनमें से कॉमन आया होगा। बात समझ में आ रही है भाई? जब मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि जब हम किसी भी चीज को हम कॉमन जो जिनमें से मिल रही होती है वही उस सवाल का HCF होता है, तो यहां पे वही कंडीशन है, जब Z हमारा HCF मिला है तो इनमें से कुछ कॉमन आया होगा, मतलब कि यहां पे भी Z होगा और यहां पे भी Z होगा। तो अब ये संख्याएं मुझे मिल गई कि Z XZ पहली संख्या, दूसरी संख्या YZ, और इनका लासापा हमें मासापा दे रखा है Z, लासापा मान लीजिए आप P मान लीजिए, कोई दिक्कत ना है। तो एक Z से एक Z कैंसिल हो गई, तो क्या उत्तर आया XYZ इस सवाल का उत्तर। मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझेंगे। यहां पे जब ये HCF है तो मतलब उनमें से कुछ अनुपात में से कुछ मैंने कॉमन लिया होगा, मतलब क्या कॉमन लिया हुआ Z, तो वो संख्या क्या हो सकती है? वो संख्या होंगी ZX प्लस का और ZX और YX, ठीक है, सॉरी ZX और YZ, ठीक है। तो अब ये दो ही संख्या हो गई, इनका गुणनफल इक्वल टू मासापा गुणा लासापा, तो P मान लिया है मैंने, इस Z से ये Z कैंसिल हो गया, XYZ इस सवाल का लासापा आ गया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 4107, ठीक है। यदि मासापा इतना हो तो बड़ी संख्या कितनी होगी? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। मासापा हमें दे रखा है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था ये बात कि जब कभी भी आपको लासापा दे रखा हो या फिर योग दे रखा हो या फिर गुणनफल दे रखा हो, हमेशा ही मासापा का डिवाइड करते हैं, और मासापा का डिवाइड करते हैं तो उत्तर वहां पे मिल जाता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की यहाँ पे कोशिश आप लोग करेंगे। क्या कह रहा है सवाल? वहां पे गुणनफल दे रखा है 41,0। अब यहाँ पे गुणनफल दे रखा है तो मैंने मान लिया मासापा इसका कितना है वहां पे 37, तो मतलब 37x और 37y, तभी तो मासापा यहां से मुझे 17 मिलेगा, 37 मिलेगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? तो अब संख्या, ये संख्याओं का गुणनफल है, मतलब संख्या कौन सी बन गई हमारी? यही तो बन गई। तो संख्या ये बनेगी, मतलब कि x 37 गुणा 37, दो बार हमें गुणा करना पड़ेगा, इसका इसमें भाग करना पड़ेगा। अगर मैंने इसमें इसका भाग करता हूं तो कंडीशन क्या बनती है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अगर मैंने इसमें इसका भाग किया है तो ये भाई इसको 3 बार डिवाइड करेगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 3 बार डिवाइड करेगा। अब 3 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCF 1 हो और गुणा करने पर मुझे 3 मिलना चाहिए। तो क्या हो सकता है? 1 और 3 ही हो सकते हैं। तो बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे 3 है, और HCF कितना था? 7 था, 37 था, तो 37 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 111 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। दोबारा एक बार रिकैप करेंगे हम इस बात को।
4107 दे रखा है। अब गुणनफल है तो गुणनफल हमने कर दिया, 2 बार करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसका हमने करिए तो ये 3 बार डिवाइड करेगा। 3 का हमें ऐसे फैक्टर करने जिनका HCF 1 होना चाहिए और गुणा करने पर मुझे 3 मिलना चाहिए। हम पहले से ही करते आ रहे हैं इस बात को, पहले भी 2 सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो अगर छोटी संख्या पूछता तो 1 में गुणा कर देते। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम 3 में गुणा करेंगे, छोटी पूछ रहा होता तो फिर 1 में गुणा करते। बात के हमेशा ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी सवाल में, हमने ऑलरेडी पहले भी ऐसे सवाल किए हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इस बात को भी समझेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 2097 है और उनका महत्तम समावर्त 27 है। तदनुसार उनमें से यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या, बहुत ध्यान से समझेंगे, कितनी होगी? 2127 है खाली, और 189 एक संख्या, दूसरी संख्या पूछ रहा है। इससे ये कटेगी 27 सत्ते 189, मतलब कि 7 बार। और 7 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 7 दूनी 14, मतलब 2 बार। फिर कितने बचेंगे? 6। यहां कितने हो जाएंगे भाई मेरे? यहां हो जाएंगे 67, और 7 7 49, कितने बचेंगे? वहां बचेंगे 4, और 9 7 63, हाँ सॉरी, यहाँ पे 67 हो जाएंगे तो 9 7 63 9 बार, फिर वहां पे बचेंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9, और 7 7 49, मतलब कि x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी? 297। इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। ये बिल्कुल पहले भी हमने ऑलरेडी किए हैं सवाल, ये मैंने पहले भी बोल दिया आपको। ये जो टेबल है आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको टेबल आती है तो आप बहुत चीजों को बहुत आसानी से समझ जाओगे। दो संख्याओं का अगला सवाल कह रहा है, दो संख्याओं के महासपा तथा लासापा क्रम से 18 और 378, इनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या, बिल्कुल पहले जैसे बिल्कुल डिट्टो है। 18 और भैया लासापा है 378, और एक संख्या है बाबू मेरे 54, तो दूसरी संख्या x मान लो। इसको ये काटा 3 बार, 3 से 1 2 और भैया 6, 126 बार। कैसे? 3 1 3, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 छिक्के 18, 126 इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है? बिल्कुल बहुत आसान सी चीजें हैं यार, इनमें क्या है। ये कह रहा है भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रम का महत्तम समावर्तक। पहले तो इनका व्युत्क्रम करना है, उसके बाद हमें महत्तम समावर्तक इसका निकालना है। तो 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम हो गया 4/3। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? 4/3। जब संख्या है भैया मेरे 9/10 है तो इसका व्युत्क्रम हो गया 10/9। बात क्लियर हो पा रही है? वो 15/16 है तो ये हो गया 16/15। अब इनका हमें क्या निकालना है भाई मेरे? HCF निकालना है। जब इनका HCF निकालना है तो जब इनका HCF निकालना है, हमें HCF ही निकालना है ना, HCF निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? HCF। तो 2 10 और 16 का HCF कितना हो गया? 2 हो गया। और इनका एलसीएम कितना हो गया भैया? ये कितना है? 15। तो 15 थी 45 एलसीएम हो गया, इसके अंदर आ ही जाएगा। तो 15 थी 45, मतलब कि 2/45 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। दोबारा एक बार इनका पहले व्युत्क्रम किया है मैंने, उसके बाद इसका ऊपर वाले का अंश मैंने ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था आपके लिए कि वहां पे हमें ऊपर वाली का अगर बात HCF निकालना है तो अंश का HCF निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम की बात कर रहा है तो हर का HCF निकालेंगे और अंश का एलसीएम निकालेंगे। बात क्लियर हो पाई होगी उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे भाई। अगला, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 520 है और महत्तम समावर्तक 4 है। ये दोनों में से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या। 520 लासापा है, 4 मासापा है, एक संख्या 52 है, दूसरी संख्या x है। इसको ये 10 बार काटेगी, 10 गुणा 4 करूंगा तो 40 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात समझ में आगे हुई उम्मीद। सही दिख रहा है भैया? ठीक है, आगे इसका ये लास्ट है भाई मेरे, बहुत ध्यान से। दो धन पूर्णांक संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः दे रखा है हमें 35 और 385। ये दोनों में से एक संख्या दे रखी है 77, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। 35 है, 385 है, एक संख्या है 77, तो दूसरी संख्या x। 7 से काटो 5 बार, 7 से काटो 11 बार, 11 से इसको काटो 35 बार, 11 33, 11 55, और 35 पंजे 175।
क्योंकि 35 दूनी, एक बात समझे, 35 थी 105, 35 दूनी 70 और 5 75 3 175, मतलब कि 175 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि दूसरी संख्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी और चीजें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।